इसके बारे में बात करें तो देखिए 14वीं सदी के बाद 14वीं सदी के बाद इस वंश की स्थापना हुई। इस वंश की स्थापना हुई। एक चीज और है, हिस्ट्री में ना एक बहुत बेसिक चीज है जो बच्चे गड़बड़ करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बताया आपको कि इनका, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ 1395 है, ये 13वीं सदी कहलाएगा या 14वीं सदी कहलाएगा? बताइए जरा मुझे, ये क्या कहलाएगा दोनों में से? पहला ऑप्शन कहलाएगा या दूसरा ऑप्शन? हाँ हाँ जी, सभी लोग जरा बताएं, क्योंकि ना बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है, हिस्ट्री का ये बेसिक है कि कौन सा है। उन्हें बहुत सारे बच्चे होता है कई बार कि हम लोग लोक लाज की वजह से ये पूछ नहीं पाते कि चल क्या रहा है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं ना वो नहीं पूछ पाते, उन्हें पता भी नहीं होता है कि ये देखिए जैसे बैद्यनाथ गड़बड़ हो गया ना 13वीं सदी। मैंने क्या कहा था, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, नहीं पता होता, ये बेसिक्स है। देख लीजिए ध्यान से सुनिएगा, अगर डेट में 1395 इनफैक्ट 1399 भी अगर लिखाएगा ना तो ये कहला जाएगा 14वीं सदी, क्योंकि 13 में जुड़ गया ना, 13 में क्या हो गया, जुड़ गया। 13 में अगर एक भी जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, 14वीं सदी। तो 1399 का मतलब ही हो गया 14वीं सदी। ठीक है बैद्यनाथ, समझिए इस बात को, अगर हमने 1399 तक भी लिख के जाते हैं ना तो वो 14वीं सदी में काउंट होगा। क्लियर है ना? हाँ, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। अगर हमने कहीं लिख दिया 1475 तो ये कौन सा सेंचुरी कहलाएगा? कौन सा सेंचुरी कहलाएगा जी? ये आप लोग बताइए जरा, 14 बताइए, आपसे बताइए इसको क्या कहेंगे? हाँ बैद्यनाथ आप भी बताइए क्या कहा जाएगा इसे? बिल्कुल सही है, इसको करना क्या है, ये कहलाएगा 15वीं सदी। ठीक है ना? तो जो भी बच्चे जिनको इसमें गड़बड़ अगर नहीं समझ में आता है, तो अगर मैं लिख रही हूँ कि 14वीं सदी, इट मींस कि अब शुरू हो गया होगा क्या, यानी ये जो टाइम पीरियड जो मैंने बता रही हूँ मैं किसके अंदर रहा। हाँ ठीक है, अब बिल्कुल सही है। तो ये सब क्या बेसिक्स है स्टूडेंट, स्पेशली हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में कुछ चीजें जो अपने दिमाग में आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। 14वीं सदी के बाद हम लोग क्या देखते हैं, इस वंश की क्या हो रही है, यहाँ पर स्थापना हो रही है, यानी दिस डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में क्या हो रही है, इसकी स्थापना हो रही है। ठीक है ना? इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये क्षेत्र की बात करें तो तिरहुत, कौन सा क्षेत्र अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका क्षेत्र कौन सा? देखिए बहुत बड़े बड़े शासक नहीं है ये लोग, बस आपको ध्यान रखना है कि हाँ यहाँ पर कुछ लोकल अथॉरिटीज थे जो काम कर रहे थे। तो इनका क्षेत्र कौन सा था? तिरहुत का क्षेत्र था। ठीक है ना? इनका क्षेत्र कौन सा था? अब एक बात बताइए, जब ऑलरेडी तुर्क शासन की स्थापना हुई तो मुस्लिम डायनेस्टी यानी मुस्लिम वंश तो आ ही चुका कहीं ना कहीं से। हाँ जी, मुझे एक बात बताइए, अगर बख्तियार खिलजी ने यहाँ पर अटैक किया और इसने यहाँ पर अपने एक शासक को नियुक्त कर दिया, तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, यहाँ पे मुस्लिम सत्ता जो है वो स्थापित हुई या नहीं हुई? मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई या नहीं हुई? जब उसने वहां से हटा दिया और अब उसके रिप्रेजेंटेटिव वहां पर रह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मुस्लिम सत्ता क्या हो गई थी, स्थापित हो गई थी। तो इसी दौरान जो यहाँ पर उथल पुथल वाली कंडीशन थी, इन द सेंस की जो उठापटक चल रहा था, तो ऐसे कंडीशन हम क्या देखते हैं, यहाँ एक नया डायनेस्टी हम लोग को दिखता है जिसका नाम था वैनवार वंश। ध्यान रखिएगा इसका नाम, ज्यादा देखिए ज्यादा इसके में कुछ चीजें नहीं है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके एक शासक थे, फेमस शासक, यानी वैनवार वंश के जो सबसे प्रसिद्ध शासक की बात करें, प्रसिद्ध शासक की बात करें वो कौन है, वो थे शिव सिंह। इनके यहाँ कौन से कवि रहते थे भाई, किसको इन्होंने संरक्षण दिया था? बताइए किसको इन्होंने संरक्षण दिया था, कौन से कवि को इन्होंने संरक्षण दिया था? बहुत फेमस थे ये। हाँ जी बता सकते हैं इनके दरबार में कौन थे? कालिदास थे, विद्यापति थे, कौन थे? हाँ, इनके शिव सिंह जो है ये इसलिए फेमस है कि इनके इसमें आप लोगों ने रॉक स्टार मूवी देखी है क्या, रणबीर कपूर की? हाँ जी, रॉक स्टार मूवी देखी है आप लोगों ने? वो भी नहीं देखी है, फिर कहेगा नहीं मैम हम लोग तो सिर्फ पढ़ाई करते हैं। रॉक स्टार देखी है? देखिए उसमें अगर याद होगा कि उसमें एक सॉन्ग था, वो नादा परिंदे घर आजा, उसमें एक लाइन आता है, कागा रे तो से इतनी अरज है, चुन चुन लइयो मांस। याद आ रहा है आपको? ये लाइन विद्यापति की ही थी, विद्यापति की कविता की लाइन है। अगर आप लोगों ने सुना होगा उस गाने में ये लाइन आता है, कागा रे तो वो विद्यापति की ही थी। ठीक है ना? हाँ, इन्हीं की लाइन थी ये। तो काफी मतलब कह सकते हैं इसको कि हाँ, जो मैं बोल रही हूँ बस वही बताने का तात्पर्य यही था कि विद्यापति जो है वो बहुत फेमस क्या थे, कवि थे उस टाइम पे, और इनकी बहुत सारी कृतियां हैं जो आप लोग बाद में कभी पहले सिलेक्शन ले लीजिए, फिर इत्मीनान से पढ़िएगा। ठीक है? अभी फिलहाल जान लीजिए कि इनकी कविता है ना। मैम अच्छे बच्चे हैं, फिल्म नहीं देखते हैं। नहीं फिल्म मत देखिए, गाना मैंने बताया ना कि इनकी कविता की पंक्ति है कागा रे तो वो विद्यापति की ही उससे उठाया गया था। ठीक है? तो ये मैं बता रही हूँ आपको कि चीजों को थोड़ा सा क्या करना है। जैसे विद्यापति क्या थे, ये बहुत बड़े उस टाइम पे एक तरह से समझ लीजिए कि हाँ ये इनके दरबार में थे। ठीक है?
अच्छा एक चीज और है, जो लोग दरभंगा में रहते हैं, ये थे बेसिकली, ये कौन थे जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये थे वैनवार वंश। अब हम लोग इसमें आते हैं, जैसे अभी भी आप सुनिएगा कि दरभंगा राज बहुत फेमस है, हम लोग अभी उसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। दरभंगा राज आप लोगों ने सुना होगा, या राजवंश, ठीक है ना। तो इनके बारे में अगर बात करें, दरभंगा राजवंश ये अभी उसी टाइम का चल रहा है। जब जैसे तो हम लोग क्या देखते हैं कि दरभंगा राजवंश की स्थापना, अगर इसकी बात की जाए कि स्थापना यानी ये जो डायनेस्टी है दरभंगा राज के नाम से जो पूरा का पूरा माना जाता है कि क्षेत्र उन्हीं का है, तो महेश ठाकुर द्वारा क्या किया गया था, इसे स्थापित किया गया था। इसे महेश ठाकुर के द्वारा स्थापित किया गया था। महेश ठाकुर के द्वारा से क्या किया गया था, स्थापित किया गया था दरभंगा जो राजवंश है। और इससे यानी ये जो महेश ठाकुर हैं, इनसे सबसे ज्यादा कौन इंप्रेस हुआ था, इनकी विद्वता से या इंटेलेक्चुअलिटी से सबसे ज्यादा मुगल सम्राट, ठीक है, आ जाइए अकबर, मुगल सम्राट अकबर इससे क्या हुए थे, अत्यधिक। अब आप लोग इतने अच्छे इतिहास के स्टूडेंट होते जा रहे हैं कि आपको पता चल चुका है कि मैम बता रही हैं कि मुगल सम्राट अकबर, जब मैं बता रही हूँ तो समझ जाइए, है ना। हाँ बिल्कुल, और क्या, कुछ चीजें क्या करनी होती है, अंडरस्टूड होती हैं। चलिए यहाँ पे आते, तो अकबर ने इससे प्रभावित होकर के इनको मिथिला का राज दे दिया था। कौन सा राज, पूरा मिथिला का राज, कि आप इसे रखिए। मिथिला राज्य जो है वो किसे दे दिया गया था, इनको, महेश ठाकुर को। किसे, महेश ठाकुर को। और माना जाता है कि जो मिथिलांचल जो इतना ज्यादा कल्चरल के रूप में बहुत ज्यादा डेवलप हुआ, कोई भावना नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है ना। तो ये चीज करना, क्या ध्यान रखना है। तो बस ये ध्यान रखना है कि महेश ठाकुर ने क्या किया था, यहाँ पर मिथिलांचल का जो स्थापना किया था। और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें कि स्रोत क्या है इनके बारे में जानने का, इनके सोर्स क्या है इस डायनेस्टी के बारे में जानने का, तो है एक किताब है जिसका नाम है कृत्य रत्नाकर, ठीक है। और इस बुक है, ये है क्या, ये एक बुक है यानी टेक्स्ट है, ठीक है ना, ग्रंथ है ये। तो इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि 14वीं सदी तक क्या रहा था, बताया गया है कि 14वीं सदी तक इनका शासन रहा था। किसका, जो दरभंगा राज है इनका। लेकिन हाँ, दरभंगा राज का क्या रहा था, शासन रहा था। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो माना जाता है कि कल्चरल रूप से यानी सांस्कृतिक उद्धार की अगर हम लोग बात करें तो ये इसी काल में सबसे ज्यादा दिखता है। सांस्कृतिक उद्धार अगर हम लोग कहें कि ये कब हुआ था, तो इसी टाइम पर, यानी कल्चरल रूप से हम लोग सबसे ज्यादा कब देख रहे हैं कि ये डायनेस्टी कब सबसे ज्यादा आगे जा रही है, इस टाइम पीरियड पे कल्चरल रूप से सबसे ज्यादा रिच हो जाती है। तो ये थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। दरभंगा राज, ये सब दरभंगा के क्षेत्र में, दरभंगा और तिरहुत के क्षेत्र में, जैसे कर्नाट डायनेस्टी, हाँ जी सुन लीजिएगा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर महेश ठाकुर थे, इन्होंने इनको मुगल सम्राट अकबर ने क्या किया था, प्रभावित होकर मिथिला का राज्य दे दिया था कि ठीक है आप यहाँ पर क्या करिए, शासन करिए। इनके टाइम पीरियड पे हम देखते हैं कि सांस्कृतिक रूप से काफी उत्थान हुआ मिथिलांचल का, मिथिला के क्षेत्र का, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें थोड़ा सा क्या करनी है, क्लियर कर लेनी है। जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि आपको यहाँ पर डायनेस्टीज को लेकर के यहाँ पर आपको आ जाए कि सीक्वेंस में लगाएं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चंस के जो पैटर्न होंगे, अगर नहीं समझ में आया होगा तो, जैसे मान लीजिए कि इन्हें क्रम में लगाएं या इन राजवंशों को क्रम में लगाएं। फॉर एग्जांपल अगर आपका क्वेश्चन हुआ इन राजवंशों को क्रम में लगाएं, क्रम में लगाएं, ठीक है ना। क्रम में लगाने की बात हो रही है। अब आ जाइए ए बी सी और डी, आज छोटा ही में रहेगा आपका ऑप्शन, ठीक है। अब आ जाइए, जैसे मान लीजिए हो गया, ये हो गया आपको वैनवार वंश, और ये स्पेशल देखिए मिथिला के कंटेक्स्ट में चल रहा है। ये चल क्या रहा है, ध्यान रखना, मैं मिथिला के कंटेक्स्ट में पूछ रही हूँ, वहां पे छूट गया वैनवार वंश। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आ जाइए, ये हो गया वैनवार वंश। दूसरा हो गया आपको अर्काट वंश, अर्काट वंश, ठीक है। तीसरा हो गया आपको तुर्क वंश, ठीक है ना। और चौथा की बात अगर हम लोग करें, वैनवार वंश हो गया, अर्काट वंश हो गया, तुर्क वंश हो गया, और चौथे की बात अगर हम लोग करें तो दरभंगा राज। इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे, दरभंगा राज, ठीक है। अब मान लीजिए सीक्वेंस में लगाने की बात आई, ठीक है, तो हो जाएगा 4 2 1 3, 3 2 1 4, ठीक है। फिर आ जाइए 3 1 2 4। अब आ जाइए नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद हो गया आपका यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हाँ 2 हो गया। उसके बाद आप आ जाइए 1, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। चलिए जी बताइए तो इसका क्या आंसर होना चाहिए अगर सीक्वेंस में लगाने की बात की जाए तो। अगर सीक्वेंस में लगाने की बात की जाएगी तो इसके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिनट रुक जाइएगा। 2 हो गया, 1 हो गया, अच्छा वैनवार हो गया, नहीं एक मिनट रुकिए, इसमें थोड़ा सा सुधार कर दूं। 2 3 सॉरी 3 और 1, अब ठीक है।
क्या हो गया? आवाज गूंज रही है। हाँ अब बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? डी होना चाहिए ना। हाँ क्योंकि सीक्वेंस समझ गए आप लोग। पहले कौन आएगा यहाँ पे? अर्काट वंश आएगा। फिर अर्काट वंश के रहते भर में ही तुर्कों को क्या किया गया था? स्थापित कर दिया गया था। तो दूसरा हो जाएगा तुर्क डायनेस्टी। फिर वैनवार वंश जो कि 14वीं सदी के लास्ट में हम देखते हैं, और उसी टाइम पीरियड पे हम क्या देखते हैं? दरभंगा राजवंश। क्लियर हो गया? अगर इसके रिगार्डिंग इस तरीके से सीक्वेंस में क्वेश्चन आ जाए तो लगा लेंगे ना आप लोग। यहां तक तो कोई समस्या नहीं आएगी। जनजातीय वंश, ठीक है ना, एक जनजातीय वंश स्टैब्लिश होती है बिहार में जिसका नाम था चेरो राजवंश। चेरो राजवंश बेसिकली दैट वाज ट्राइबल डायनेस्टी। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्राइबल डायनेस्टी, ठीक है ना। चेरो राजवंश जो है ये क्या थे यहाँ पे? हाँ चेरो राजवंश जो है वो क्या है यहाँ पर? ये चेरो डायनेस्टी, ठीक है ना। चेरो डायनेस्टी के बारे में अगर बात करें हम लोग, हाँ चेरो राजवंश के बारे में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, शाहाबाद कहां पर है? जरा बताएंगे आप सब, शाहाबाद कहां पर है? आ? हाँ शाहाबाद जिले में। देखिए चेरो राजवंश मैंने पहले ही बता दिया कि एक जनजातीय राजवंश है। उस टाइम पर देखिए चूंकि झारखंड जो था वो अलग नहीं था, तो शाहाबाद के पास हम क्या देखते हैं? इस वंश के 4 ब्रांच हमें दिखाई देते हैं। हाँ इस वंश का हम लोग क्या देखते हैं? आरा भोजपुर बक्सर जिसको बोल रहे हैं आप लोग, तो इस वंश का हम लोग क्या देखते हैं? 4 जो है चेरो के 4 राजे थे, ठीक है। अब आ जाइए, तो अगर हम लोग बात करें शाहाबाद में इनका जो मुख्य क्षेत्र, अब इनके बारे में बात करें कि इनका मुख्य क्षेत्र कौन सा था। मुख्य क्षेत्र यानी मेन एरिया की बात की जाए कि ये कहां कहां फैले हुए थे, तो इनका हम एरिया देखते हैं कौन कौन सा है। उसमें तिरहुत का क्षेत्र भी आता है, ध्यान रखिएगा। उसमें कौन सा क्षेत्र आता है? उसमें पूरा का पूरा शाहाबाद, ठीक है ना। शाहाबाद हो गया आपको, हाँ हाँ समझ गया समझ गया, शाहाबाद हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसका कुछ जो क्षेत्र है उसके बारे में बात करें, सारण चंपारण मुजफ्फरपुर, ये सब इसका एरिया था। सारण चंपारण मुजफ्फरपुर, कौन सा? मुजफ्फरपुर। तो ये सब बेसिकली हम क्या देख रहे हैं? इसका एरिया था किसका? जो चेरो राजवंश थे, और ये जनजातीय राजवंश थी। ये कौन थी? जनजातीय राजवंश थी। तब आ जाते हैं इसमें कि यहां पर आ जाए इसके 4 राज्य जो मैंने आपको बताया है कि शाहाबाद में इनका क्या था? 4 ब्रांच थे इनके। एक तो हो गया आपको धुधुलिया में, इसको धुधुलिया भी कई जगह लिखा जाता है, ठीक है ना। एक धुधुलिया हो गया, एक भोजपुर हो गया आपका, एक भोजपुर हो गया, एक चैनपुर हो गया। चौथा बताएंगे कौन सा क्षेत्र था? हाँ जी चौथा बताएंगे कौन सा क्षेत्र था? ये इसके हम एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, जो खासतौर से चेरो डायनेस्टी का जो था। चौथा क्षेत्र बता सकते हैं आप लोग कौन सा था? हाँ जी चौथा क्षेत्र बता सकते हैं आप लोग कौन सा था? बताइए चौथा क्षेत्र बताइए, आप लोग तो पढ़ते भी रहते हैं। बताइए 4 क्षेत्र शाहाबाद में, इसके 4 विंग थे। नहीं जो इसके बारे में पूछ रहे हैं ना, इसमें जो झारखंड में चला गया ये क्षेत्र, ये भी काफी क्या था? शक्तिशाली था। पलामू, पलामू क्या था? काफी शक्तिशाली क्षेत्र था। और इसी पलामू में जो है ना, गया और अरवल का जिला इसी में आता था। गया और अरवल का जिला इसी के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत? गया और अरवल के जिला, ठीक है। चैनपुर देखिए हो गया, और एक आरा का जगदीशपुर, आप लोग जानते होंगे जगदीशपुर का जो क्षेत्र हुआ, यहीं का शासक था फूलचंद, ठीक है। जगदीशपुर तो आरा के पास का ही क्षेत्र हुआ ये भी। तो ये क्या था? मेनली शाहाबाद में हम क्या देखते हैं? चेरो राजवंश का धुधेलिया, इसको ऐसे लिख लीजिएगा धुधेलिया। दूसरा हो गया भोजपुर, भोजपुर। तीसरा हो गया चैनपुर, तीसरा क्या हो गया आपको? चैनपुर। और चौथा हो गया जो जगदीशपुर के आसपास में है, जगदीशपुर के आसपास में है। तो ये क्षेत्र क्या था बेसिकली? हाँ
तो देखिए ये क्या हम लोग बात कर रहे हैं, बात करें चेरो जनजातीय वंश के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि चेरो डायनेस्टी में क्या है कि इनके 4 क्षेत्र थे, यानी कि मुख्य क्षेत्र इनका शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू। शाहाबाद में इनका क्या हम देख रहे हैं 4 मेन एरिया, धुधेलिया, भोजपुर, चैनपुर और जगदीशपुर। ये इनका क्या था, मेन 4 इनके एरिया थे। और यहीं पर क्या था इनका शाहाबाद जो है, शाहाबाद ऐसे शाहाबाद, ठीक है। तो यही क्या इनका यहाँ पर क्या हो रहा था, मेनली इनका क्षेत्र क्या था, यही था, ठीक है। मेनली इनका क्षेत्र क्या था, यही था। और जो चौथा राज्य है ना, इसका जो मैंने बताया कि फूलचंद इसका मेन शासक था। शासक की बात करें तो कौन था, फूलचंद। फूलचंद इसका शासक था, ठीक है ना। फूलचंद आरा, जैसे ये क्या है चार चेरों में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखते क्या कि इनके सरदार का कॉन्सेप्ट ज्यादा होता था, क्योंकि ट्राइबल्स हैं ये। हाँ, क्योंकि ट्राइबल्स हैं ये। क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं इस टाइम पर, सबसे ज्यादा हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो समय था इस टाइम पे अलग अलग, देखिए मेन यही है कि इसमें क्या था, एक फूलचंद एक शासक था जो क्या था, इंपॉर्टेंट था थोड़ा सा। बाकी सबका कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई शासक का नाम जो है एकदम कुछ पता ही होना चाहिए कि क्या था क्या नहीं था। इनके बारे में अगर हम लोग बात करें कि अगर शासक के बारे में बात करें तो देखिए ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, फिर से समझ लीजिएगा। चेरो डायनेस्टी एक ट्राइबल डायनेस्टी थी जो हम लोग देखते हैं बिहार में इनकी शुरुआत होती है। शाहाबाद और इनका मुख्य क्षेत्र जो है ये था। शाहाबाद में 4 इनके क्षेत्र थे जहां ये लोग क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। ये छोटा डायनेस्टी है, कोई ऐसा नहीं है, और कोई बहुत बड़े बड़े शासक का भी नाम नहीं आता है, समस्या ये है। तो जगदीशपुर क्या था, यहाँ पे फूलचंद इसका एक शासक था। नेक्स्ट हम लोग इसमें आते हैं, अगर बात करें चेरो डायनेस्टी में कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, का सबसे प्रतापी शासक कौन था, हु वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो हम क्या देखते हैं, मेदिनी राय। ये कौन था, मेदिनी राय, ठीक है, मेदिनी राय। और इसका क्षेत्र कौन सा था, जो मैंने अभी बताया आपको, पलामू का क्षेत्र। राइट नाउ ये पलामू कहाँ जा चुका है, ये झारखंड का हिस्सा हो चुका है, अब ये बिहार का हिस्सा नहीं है, अब ये बिहार में नहीं है। लेकिन इसमें बिहार का क्षेत्र कौन सा था, ये ध्यान रखना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र आता था, तो यहाँ आता था गया और अरवल, गया और अरवल। ये 2 क्षेत्र हम लोग क्या देखते हैं, स्पेशली किसमें आते थे, मेदिनी राय में। लेकिन अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जब 1660 में मुगलों का, जब यानी कि 1660 के आसपास में हम लोग क्या देखते हैं, जब अटैक हुआ, मैं बता दे रही हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना कि मेदिनी राय का जो पुत्र था इसका नाम था प्रताप राय, इसका नाम था प्रताप राय। मेदिनी राय का पुत्र प्रताप राय था। और इस टाइम पे 3 मुगल आक्रमण हुए थे, 3 मुगल आक्रमण हुए थे। और अंततः अगर हम लोग बात करें कि फाइनली हम लोग क्या देखते हैं, अंततः कि 1660 में क्या किया गया था, चेरो वंश को मुगलों में मिला लिया गया था, चेरो राजवंश को मुगलों में मिला लिया गया था। क्या किया गया था, मुगल्स में मिला लिया गया था, मुगलों में मिला लिया गया था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक मेदिनी राय था। मेदिनी राय का पुत्र था प्रताप राय, जिसके टाइम पर 3 मुगल अटैक्स हुए थे और फाइनली चेरो डायनेस्टी जो है 1660 में मुगलों में मिला लिया गया था। फिर से सुन लीजिएगा, चेरो राजवंश, अगर आपके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन अगर आता है, वो ये आता है कि बताइए कि बिहार में कौन सा, फूलचंद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फूलपुर मेला जो लगता है ना, उसको ही इसने स्टार्ट करवाया था। सिर्फ पलामू के बारे में नहीं, चेरो राजवंश के बारे में ही माना जाता है कि ये जनजातीय थे। ये जो चेरो डायनेस्टी थी ना शेखर, ये जनजाति थे, जनजाति डायनेस्टी थी, ठीक है। इसके बारे में मैं ये बताई थी। और पलामू का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा मेदिनी राय के अंतर्गत आता था। इसी का बेटा था प्रताप राय। इसी टाइम पर 3 मुगल अटैक्स हुए और फाइनली 1660 में क्या हो गया कि ये मिला लिया गया इसे। लेकिन अगर हम बात करें कि बिहार का कौन सा क्षेत्र पड़ता था इसमें, तो बिहार का क्षेत्र गया और अरवल पड़ता था, ठीक है ना। बिहार का क्षेत्र गया और अरवल इसमें क्या था, पड़ता था, ठीक है। जगदीशपुर में जो मेला लगता है ना, उसको ही माना जाता है कि इसको स्टार्ट करने का पूरा क्रेडिट जाता है फूलचंद को। बाकी देखिए इस डायनेस्टी के बारे में मैंने आपसे क्या कहा कि जैसे एक होता है ना कि कई जगह अलग अलग ब्रांच है, तो सरदार टाइप से क्या हो रहा है कि उसमें पूरा शासन चल रहा है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें चेरो के बारे में, तो चेरो में हम लोग देखते हैं यही मेनली क्या था इनके बारे में, यही था कि इनका हम देखते हैं क्या कि यही कहानी इनके यहाँ क्या थी, चल रही थी, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो ये था बेसिकली क्या, ये था हम लोग ने जो पढ़ा, ये था चेरो डायनेस्टी के बारे में। और